हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत अनुच्छेद 11.5 वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि आपकी विज्ञान की किताब में पेज 215 और 216 पर है, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सभी लोगों ने आग, भट्ठी, हीटर जिसे विद्युत ऊष्मक भी कहते हैं, थर्मल रेडिएटर जिसे ऊष्मीय विकिरक कहते हैं, के ऊपर उठती हुई गर्म वायु के हलचल भरे प्रवाह को या विक्षुब्ध प्रवाह को देखा है, और उसमें धूल और मिट्टी के कणों की अनियमित गति को भी देखा है, जिसके कारण वायु में एक झिलमिलाहट सी दिखाई पड़ती है। आग के ठीक ऊपर जो वायु की परत होती है या वायु होती है, वह आग के साथ सीधे संपर्क में होती है, जिसके कारण वह अपने ऊपर की वायु की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। अधिक गर्म वायु जो होती है वह अपने से जो ठंडी ऊपर की वायु होती है उसकी तुलना में हल्की होती है, या हम कह सकते हैं कम सघन होती है। यहाँ पर जब हम सघनता की बात करते हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम यहाँ पर द्रव्यमान घनत्व और प्रकाशिक घनत्व दोनों ही रूपों में उसकी सघनता की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है, कम सघन होती है, तो उसका द्रव्यमान घनत्व कम होता है ठंडी वायु की अपेक्षा। और प्रकाशिक घनत्व की अगर हम बात करें, प्रकाशिक सघनता की अगर बात करें, तो हल्की वायु ठंडी वायु की अपेक्षा कम सघन होती है, प्रकाशिक रूप से कम सघन होती है। और इस कारण हम यह कहेंगे कि इसका अपवर्तनांक अर्थात गर्म वायु का अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। और इस प्रकार जो अपवर्तक माध्यम बनता है वायुमंडल में, जो वायु के रूप में होता है, उसकी भौतिक अवस्था अर्थात उसमें सघनता को लेकर हम कह सकते हैं कि परिवर्तन होते रहते हैं। कहीं पर वायु कम सघन होती है, कहीं पर अधिक सघन होती है, और इस प्रकार उस वायु की जो वायुमंडल में वायु होती है उसकी भौतिक अवस्था निरंतर बदलती रहती है। इसलिए हम जब भी उस से होकर किसी वस्तु को देखते हैं, अर्थात आग या भट्ठी के एक ओर से दूसरी ओर की वस्तु को देखते हैं, तब उस वस्तु की स्थिति हमें बदलती हुई सी दिखती है। ऐसा हम लोगों ने कई बार या अक्सर ऐसा महसूस किया होगा। और यह छोटे स्तर पर वायुमंडलीय परिवर्तन का
एक मंडलीय अपवर्तन का एक उदाहरण है या प्रभाव है। वायुमंडलीय अपवर्तन शब्द से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पृथ्वी की वायुमंडल के कारण जो प्रकाश में अपवर्तन होता है उसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। स्थानीय स्तर पर और छोटे स्तर पर हम आग या भट्ठी या हीटर या ऊष्मीय विकिरक के ऊपर की वायु में इस तरह के वायुमंडलीय अपवर्तन का अनुभव करते हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं झिलमिलाती हुई सी दिखती हैं। और यदि हम बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन की किसी परिघटना की बात करें तो हम तारों के टिमटिमाने को एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तारों का टिमटिमाना, इससे हम भली भांति परिचित हैं। तारे हमें झिलमिलाते हुए दिखते हैं, उसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है आज हम उसे समझेंगे। आपकी किताब में पेज 216 पर एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। जैसे अभी अभी हमने एक छोटे स्तर पर आग या भट्ठी के ऊपर की वायु और ऊपर की वायु में सघनता को लेकर परिवर्तन के बारे में जाना, ठीक उसी तरह से वायुमंडल में भी जो वायु होती है, वायुमंडल की जो वायु होती है, उसमें जो वायु होती है उसके अपवर्तनांक बदलते रहते हैं और क्रमिक रूप से बदलते हैं। ऊपर जो वायु होती है वह गर्म होती है और नीचे जो वायु होती है वह ठंडी होती है। तो ऊपर की वायु कम सघन होती है प्रकाशिक रूप से और नीचे की वायु अधिक सघन होती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि ऊपर की वायु विरल माध्यम की तरह और नीचे की वायु सघन माध्यम की तरह व्यवहार करती है। और इस तरह का परिवर्तन क्रमिक रूप से होता है, अर्थात नीचे की ओर अपवर्तनांक, ऊपर से नीचे की ओर अपवर्तनांक बढ़ता हुआ होता है। यह आपकी किताब में चित्र के माध्यम से भी आप समझ रहे होंगे। जब ऐसा होता है तो प्रकाश की किरण जब किसी तारे से चलती है तो हम तक पहुंचने तक वह धीरे धीरे, जैसे जैसे वायु में अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, वह अपने मार्ग से विचलित होती जाती है, अर्थात अपवर्तित होती जाती है। और अपवर्तन भी इस तरह से होता है कि सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण, क्योंकि नीचे की ओर अपवर्तनांक बढ़ रहा है, इसलिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है और इस कारण वह अभिलंब की ओर झुकती चली जाती है, अर्थात अपने मार्ग में सीधे न जाकर वह थोड़ा झुककर अभिलंब की ओर झुकती है। और इस कारण हमें जो तारे की वास्तविक स्थिति दिखाई पड़ती है वह उसकी वास्तविक ऊंचाई से
अधिक दिखाई देती है। यहाँ पर तारा वास्तविक रूप में है और हमें तारा दिखाई यहाँ पर पड़ता है, यानी ये तारे की आभासी स्थिति होती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है कि वायुमंडल की जो वायु है उसमें वायु से जो वायु की जो परतें हैं कह सकते हैं, उनके अपवर्तनांक में भिन्नता होती है और क्रमिक रूप से भिन्नता होती है। इस कारण तारे से चलने वाला प्रकाश लगातार अपवर्तित होता हुआ अभिलंब की ओर झुकता हुआ हम तक पहुंचता है और इस कारण हमें तारा अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। और तारे की टिमटिमाहट का क्या कारण है? तारा हमसे बहुत दूर होता है। तारा बहुत बड़ा होता है परंतु वह हमसे बहुत दूर होता है। इसके कारण वह हमें एक बिंदु की तरह का प्रकाश स्रोत दिखता है और इसीलिए हम इसको प्रकाश का बिंदु स्रोत मान सकते हैं। प्रकाश के बिंदु स्रोत से, यानी बहुत ही छोटा बिंदु की तरह का प्रकाश स्रोत हो तो वहाँ से बहुत कम प्रकाश आता है। तारे से आने वाला प्रकाश इसी प्रकार बहुत कम होता है। एक बिंदु स्रोत की तरह ही उससे बहुत कम प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है और वह जब पहुँचता भी है तो वायुमंडल की विभिन्न अपवर्तनांक वाली परतों से गुजरता हुआ पहुँचता है। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वायुमंडल की जो वायु की परतें हैं उनके अपवर्तनांक में लगातार परिवर्तन होता रहता है, सदैव एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। और लगातार परिवर्तन होने के कारण कभी जहाँ पर अपवर्तनांक कम होता है या ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक घटता बढ़ता रहता है। तो इस कारण कभी प्रकाश हमारी आँखों तक अधिक पहुँचता है, कभी कम पहुँचता है, कभी नहीं पहुँचता है और इस कारण हमें तारे झिलमिलाते हुए से दिखते हैं और हम इसी को तारों का टिमटिमाना कहते हैं। तो आप यह समझ गए होंगे कि वायुमंडल में जो वायु की परतें होती हैं उनमें उनके अपवर्तनांक तो भिन्न भिन्न होते ही हैं, साथ ही साथ उसमें लगातार अपवर्तनांक में परिवर्तन भी होता रहता है, बदलाव भी होता रहता है। और इसी कारण वहाँ तारे से चलने वाली प्रकाश की किरण कभी हम तक पहुँच पाती है और कभी नहीं पहुँच पाती है और कभी कम पहुँचती है। और तारे हमसे इतनी दूर होते हैं कि वहाँ से आने वाले प्रकाश की मात्रा काफ़ी कम होती है। इस कारण हमें वे झिलमिलाते हुए से दिखते हैं और इसी को हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। अब मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ग्रह जो होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते? तो ग्रह जो होते हैं वो तारे की अपेक्षा बहुत पास में होते हैं हमारी पृथ्वी के, और वो हमको बड़े प्रकाश स्रोत के रूप में दिखते हैं, क्योंकि उनसे जो प्रकाश परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है वह उसके कारण वे हमें बड़े प्रकाश स्रोत के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और जो बड़ा प्रकाश स्रोत है हम उसे छोटे छोटे बिंदु के आकार के प्रकाश स्रोतों का एक तरह से संग्रह मान सकते हैं कि सारे के सारे बहुत सारे प्रकाश स्रोत, बहुत छोटे छोटे बल्ब एक साथ इकट्ठा हैं ग्रह पर। तो ऐसे में कभी एक बिंदु स्रोत से हम तक प्रकाश पहुंचता है, कभी और दूसरे से नहीं पहुंचता है। इस प्रकार जितने भी बिंदु स्रोत हम वहाँ पर
होते हैं उन सब में किसी से प्रकाश तेज आता है, किसी से कम आता है, किसी से नहीं आता है, किसी से पूरा का पूरा प्रकाश आ जाता है। और इस प्रकार जब हम प्रकाश की मात्रा में होने वाले कुल परिवर्तन के औसत मान की अगर हम गणना करते हैं या हम औसत मान को देखें तो हम पाएंगे कि वह शून्य होता है। किसी से थोड़ा सा प्रकाश कम आया, किसी से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, किसी से प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश नहीं आ रहा है, किसी से पूरा का पूरा प्रकाश आ रहा है। इस प्रकार जो ग्रह से आने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का जो औसत मान होगा वह शून्य होता है, यानी वो पहले जैसा था वैसा का वैसा ही अभी भी रहता है, लगातार रहता है। तो इसी कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। टिमटिमाते हुए तो हमें तब दिखेंगे जब कम अभी ज़्यादा प्रकाश आ रहा हो, फिर थोड़ी देर बाद उससे कम आने लगे, फिर उससे कम आने लगे, फिर बिल्कुल बंद हो जाए, फिर एकदम से आने लगे। तो इस तरह से प्रकाश में जब की मात्रा में जब परिवर्तन हो तब हमें झिलमिलाते हुए ग्रह दिख सकते हैं या टिमटिमाते हुए दिख सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। अब इसके बाद आपकी किताब में अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के बारे में जानकारी दी गई है। आप देख रहे होंगे कि ये पृथ्वी को दिखाया गया है, उसके बाहर वायुमंडल दिखाया गया है एक उससे बड़े गोले के रूप में, और यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाया गया जो प्रेक्षक के रूप में है। यहाँ पर क्षितिज दिखाया गया। क्षितिज के बारे में आप अच्छी तरीके से जान लें कि क्षितिज हम कहते किसको हैं। जब हम ठीक सामने देखते हैं तो हमें एक स्थान ऐसा महसूस होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं, पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। उस जगह हम एक काल्पनिक रेखा अगर खींचें तो जो काल्पनिक रेखा होती है धरती और आकाश के मिलने की या पृथ्वी और आकाश के मिलने की, उसी काल्पनिक रेखा को हम क्षितिज कहते हैं। तो हम अगर क्षितिज की कल्पना करें तो इस तरह से यहाँ पर हमको क्षितिज हम मान सकते हैं। जब सूर्योदय हो रहा होता है और सूर्य जो है क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है, इस रूप में यहाँ पर होता है, आप देख रहे होंगे थोड़ा नीचे होता है, अभी वह क्षितिज तक नहीं पहुँचा है या क्षितिज को उसने पार नहीं किया है, तब भी वह हमें दिखने लगता है। उसका कारण यह होता है कि जब वह क्षितिज से नीचे होता है, थोड़ा नीचे होता है और वहाँ से प्रकाश चलता है और हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो वायुमंडल की जो वायु होती है वह अधिक अपवर्तनांक वाली होती है और सघन होती है, जिसके कारण सूर्य से आने वाला प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है। वह अपनी मार्ग में सीधे न जा करके अभिलंब की ओर झुक जाएगा और ऐसे ही झुकते हुए, लगातार झुकते हुए जब वह हमारे आँखों तक पहुँचता है तब हम उस सूर्य को देख लेते हैं जो कि अभी क्षितिज से नीचे है। तो यहाँ पर भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडल के द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है उसी के कारण हम सूर्योदय को लगभग 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं, यानी वो नीचे रहता है क्षितिज से, तभी हम उसको देख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक वायुमंडलीय परिवर्तन वैसे ही होता है जैसे अभी तारों के टिमटिमाने के बारे में हमने जाना कि वायु की परतें यहाँ पर सघन होती हैं और सघनता के कारण प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुकती जाती हैं और हमारे नेत्रों तक पहुँच जाती हैं, जबकि उन्हें सीधे अगर वायुमंडल ना होता तो वह प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती और हम तक ना पहुँचती, हमारे नेत्रों तक ना पहुँचती। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कैसे वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसके कारण हमें जब
सूर्योदय वास्तविक रूप से सूर्योदय नहीं हुआ होता है तब भी हमें सूर्य दिखाई पड़ जाता है, और यह यहाँ पर सूर्य की आभासी स्थिति होती है। ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है, ये सूर्य की आभासी स्थिति है। कब? जबकि सूर्योदय हो रहा होता है तब। और इसके बाद अगर हम सूर्यास्त की बात करें तो आपने सूर्योदय के बारे में यह जान लिया कि 2 मिनट, लगभग 2 मिनट पूर्व हमें सूर्योदय होता हुआ दिख जाता है, 2 मिनट पहले ही। और सूर्य, इसीलिए हम इसको अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। अग्रिम सूर्योदय यानी सूर्योदय से पहले ही सूर्य का दिख जाना, सूर्य का उदय होता हुआ हमको दिख जाना। अब विलंबित सूर्यास्त होता है। विलंबित सूर्यास्त का मतलब सूर्यास्त हो चुका होता है फिर भी हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। तो आप कल्पना करें सूर्यास्त के समय क्या होता है। सूर्यास्त के समय हमें सूर्य यहाँ पर दिख रहा होता है, वास्तविक रूप में वह सूर्य क्षितिज से नीचे होता है, क्षितिज से नीचे जा चुका होता है, तब भी वह हमें दिखता रहता है। ठीक इसी तरह से आप समझ लीजिए कि सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे है और इस जगह पर है जहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। तो ऐसी स्थिति में ठीक वैसे ही सूर्योदय की तरह आप कल्पना करें कि यहाँ पर भी सूर्य से जो प्रकाश की किरण चलती है वह अपवर्तित होकर और अभिलंब की ओर झुकती हुई हमारे नेत्रों तक पहुँच जाती है, जबकि सूर्य क्षितिज से नीचे होता है। और उस स्थिति में वह सूर्य आभासी रूप में हमें इतना ऊपर दिखाई देता है। अब कभी कभी आपने देखा होगा सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय हमें चपटा हुआ सा गोल चक्रिका जैसा महसूस होता है। उसका कारण यही होता है क्योंकि सूर्य जो होता है उस समय प्रतिबिंब के रूप में होता है। वास्तविक रूप में तो सूर्य हमको दिखता नहीं है, हमें तो उसका प्रतिबिंब दिखता है। इस कारण हमें सूर्य की चक्रिका, जो सूर्य गोल गोल दिखता है, वह हमें चपटा हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित आपकी किताब में जो भी जानकारी दी गई थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।